-10 डिग्री ठंड में 10,000 फीट लंबी मोहल्ले वालों की रजाई। सुजानपुर, यहाँ ठंड हड्डियों को जमा देती है, लेकिन लाला धनीराम का दिल नहीं पिघला सकती। यहाँ हम 5 अजीबोगरीब जोड़ों से मिलेंगे जो अपनी छोटी छोटी लड़ाइयों में उलझे हैं, बेखबर कि कुदरत उनके लिए क्या प्लान कर रही है। गांव का चौराहा। लाला धनीराम अपने गोदाम के बाहर हुक्का पी रहा है। शेरा लठ लेकर खड़ा है। शेरा, गोदाम का ताला 2 बार चेक कर लेना। सुना है ठंड बढ़ रही है, ये भिखारी रजाई मांगने आएंगे। एक कतरा रूई नहीं मिलनी चाहिए किसी को। आप फिक्र न करें मालिक, परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और अगर मारा तो। कैमरा 5 बहुओं के आंगन की ओर मुड़ता है। सुरेश, क्या कर रहे हो? मैंने कहा था मेरी मैचिंग चुन्नी लाओ, तुम ये लाला जी का पुराना गमछा क्यों उठा लाए? अरे चंपा डार्लिंग, रंग तो लाल ही है ना, गमछा हो या चुन्नी, ठंड तो रोकेगा। हाय राम, मेरी फैशन की हत्या कर दी इस आदमी ने। अगर विमला ने देख लिया तो ब्रेकिंग न्यूज बना देगी। सुन लिया मैंने चंपा, ब्रेकिंग न्यूज ये नहीं, न्यूज ये है कि मेरा मोहन घर में चूहा देखकर बेहोश हो गया है। उठो मोहन, वो चूहा था, शेर नहीं। विमला, उसकी मूछें थी, वो मुझे घूर रहा था। रमेश अपने आंगन में डंबल पत्थर उठाते हुए। तुम लोग बस डरते रहो, देखो मेरा डोला 16 इंच का है। सुमन, देख रही हो? रमेश जी, डोला 16 इंच का है, पर दिमाग 2 इंच का भी नहीं है। वो पत्थर नीचे रखिए, पैर पर गिर गया तो मैं अस्पताल नहीं ले जाऊंगी। अस्पताल जाने में 500 रुपए का खर्चा है, प्लस दवाई का 200, टोटल लॉस। इसलिए चोट लगना इकोनॉमिकली सही नहीं है। लक्ष्मी, भगवान से कहो एक्सीडेंट ना हो। बस करो तुम सब, आसमान देख रहे हो? सूरज, तुम खेत से जल्दी आ गए? रोशनी, खेत में जानवर अजीब बर्ताव कर रहे हैं, और लाला के गोदाम के पास जमीन गर्म हो रही है। कुछ गलत होने वाला है। विज्ञान कहता है कि ये टेक्टोनिक प्लेट्स का खेल है, पर मेरा तजुर्बा कहता है कि ये प्रलय है। अचानक भीषण गड़गड़ाहट, भूकंप के झटके शुरू होते हैं। मालिक, धरती नाच रही है। मेरी रूई, मेरी दौलत। शेरा, गोदाम को पकड़ के रख, गिरने मत देना। मेरी गुड़िया। तबाही का मंजर, घर गिरते हैं। लाला का गोदाम तो बच जाता है, पक्का है, लेकिन गरीबों के कच्चे घर मलबे में बदल जाते हैं। फिर बर्फीला तूफान सब ढक देता है। तबाही के बाद का सन्नाटा। अमीर का गोदाम बचा, गरीब की छत गई। अब मुकाबला ठंड और घमंड के बीच है। लाला धनीराम अपने पक्के गोदाम के अंदर सुरक्षित है, खिड़की से झांक रहा है। बाहर पूरा गांव ठिठुर रहा है। यहां मत देखना, यहां जगह नहीं है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। लाला जी, बाहर बच्चे मर रहे हैं, मिट्टी कांप रही है, गोदाम खोल दीजिए। मुफ्त का लंगर नहीं है रोशनी बहू, 500 रुपए प्रति घंटा किराया लगेगा अंदर बैठने का। है पैसा? लाला, मैं तेरा गोदाम तोड़ दूंगा। नहीं सूरज, पत्थर से पत्थर नहीं टूटता। हम लाला से भीख नहीं मांगेंगे। रोशनी भाभी, कैलकुलेशन के हिसाब से हमारे पास सिर्फ 3 घंटे हैं, उसके बाद फ्रीजिंग पॉइंट, डेथ। लाला को पैसे दे देते हैं उधारी पर। नहीं, हम अपनी गर्मी खुद बनाएंगे। हमारे घर टूटे हैं, हौसले नहीं। मलबे के नीचे पुराना कपड़ा, बोरियां, पर्दे दबे हैं। हम उन्हें निकालेंगे और दुनिया की सबसे बड़ी रजाई बनाएंगे। रजाई? इस बर्फ में? हाँ, 10,000 फीट लंबी, जिसमें हम सब, गाय, भैंस, इंसान, सब एक साथ लेटेंगे। मैं मलबे से कपड़ा निकालूंगा, ये डोला आज काम आएगा। और मैं सी लूंगी। मेरी आंखों में रोशनी नहीं है, पर उंगलियों में रास्ता याद है। लाओ सुई। मिशन शुरू हुआ। एक तरफ लाला चाय की चुस्कियां ले रहा था, दूसरी तरफ ये पागल तूफान से रेस लगा रहे थे। हाय, ये मेरा फेवरेट पर्दा था, अब इसे इस गंदे बोरे के साथ सिलना पड़ेगा। मेरा स्टेटस क्या रह जाएगा? चंपा डार्लिंग, स्टेटस बाद में, अभी स्टैटिक्स देखो। ठंड बढ़ रही है, सिल दो रानी, मैं तुम्हें नया पर्दा दिला दूंगा। सांझा चूल्हा,
सांझा कपड़ा। इतिहास गवाह है, एकता में बल है। तभी मास्टर जी फिसल जाते हैं। अरे, गुरुत्वाकर्षण भी आज दुश्मन है। विमला, मुझे घर जाना है। तभी मोहन को याद आता है, घर तो टूट गया। मतलब मुझे कहीं छुपना है। मोहन, छुपना है तो मेरे पीछे छुपो और ये धागा पकड़ो। अगर आज भागे तो मैं तुम्हें रजाई में घुसने नहीं दूंगी। नहीं नहीं विमला, मैं वीर हूँ। मैं सिल रहा हूँ। शेरा लाला की खिड़की से देखता है, उसका दिल पिघल रहा है। मालिक, वो बिट्टी देखिए, मीली पड़ रही है। हम थोड़ी रुई दे दें? खबरदार, इमोशनल फूल मत बन। ये सब ड्रामा है। रजाई बना रहे 2 मिनट में अकड़ जाएंगे। मैदान में रमेश एक भारी बीम उठाता है। या अली। रमेश बीम हटाता है। नीचे से रुई की बोरी मिलती है। सुमन, माल मिल गया। शाबाश मेरे बाहुबली। अब इसे यहाँ लाओ, धीरे से। ताका छोटा लगाओ बहुओं, हवा को जगह मत दो। बिट्टी, तू मेरे पास बैठ, मेरी गर्मी ले ले। दादी, रजाई में गुड़िया के लिए भी जगह होगी ना? सबकी गुड़ियों के लिए जगह होगी बिट्टी। समय बीतता है। रजाई सांप की तरह लंबी होती जाती है, अजीबोगरीब रंगों का पैचवर्क। रात आई यमराज के रूप में, लेकिन सुजानपुर तैयार था। लाला का गोदाम ठंडा हो रहा था, लेकिन उस फटी पुरानी रजाई के अंदर जन्नत थी। 10,000 फीट लंबी रजाई के अंदर टॉर्च की रोशनी, सब एक दूसरे से सटे लेटे हैं। माँ देखो, ये रजाई तो खत्म ही नहीं हो रही। ऐसा लग रहा है जैसे आसमान ने हमें अपनी गोद में ले लिया हो। इतनी बड़ी और इतनी नरम। हाँ बिट्टी, देख रही है? ये सिर्फ रजाई नहीं, ये जादू है। हम सब एक साथ हैं, इसलिए इतनी गर्मी है। ऐसा लग रहा है मानो हम माँ के पेट में वापस आ गए हों, एकदम सुरक्षित। सच कहता हो रोशनी, ये फटे पुराने चीथड़ों की रजाई लाला के मखमली गद्दों से 1000 गुना ज्यादा आरामदायक है। आज पता चला कि असली गर्मी ऊन में नहीं, साथ सोने में है। क्योंकि इसमें कोई अपना पराया नहीं है। सूरज, देख रहे हो, रजाई का आखिरी सिरा भी नजर नहीं आ रहा। हम सब एक ही धागे में पिरोए हुए मोती हैं। वहीं मोहन विमला के कंधे पर सिर रखकर नींद में मुस्कुराते हुए। विमला, यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई बड़ा सा मेला लगा हो, सब पास पास, डरने की जगह ही नहीं बची। मुझे तो लग रहा है मैं दुनिया की सबसे सुरक्षित गुफा में हूँ। सो जा मेरे शेर। आज पूरा गांव एक परिवार बन गया है। देख, किसी को ठंड नहीं लग रही, सबकी सांसें मिलकर अंगीठी बन गई हैं। लक्ष्मी, ये कंफर्ट, ये कम्युनिटी स्लीपिंग, इसका कोई मूल्य नहीं लगा सकता। मैंने अभी कैलकुलेट किया, हमने 0 रुपए खर्च किए और 200 जानें बचा ली। ये इन्फिनिटी प्रॉफिट है। और जो चैन यहाँ मिल रहा है वो एसी रूम में भी नहीं था। इसे चमत्कार कहते हैं महेश, प्रॉफिट नहीं। देखो, भगवान ने सबको एक ही छत, मेरा मतलब है एक ही रजाई के नीचे सुला दिया। अचानक रजाई का एक कोना उठता है, ठंडी हवा अंदर आती है। सब चिल्लाते हैं, ये कौन है? लाला धनीराम और शेरा ठिठुरते हुए नीले पड़े हुए खड़े हैं। बहुत ठंड है, मेरा गोदाम बर्फ का महल बन गया। क्या थोड़ी जगह मिलेगी? मैं पैसे दूंगा। मालिक को ले लो, अकड़ गए हैं। यहाँ पैसे नहीं चलते लाला जी, यहाँ सिर्फ इंसानियत चलती है। आ जाओ लाला अंकल, मेरे पास जगह है। मेरी गुड़िया थोड़ा खिसक जाएगी। रजाई बहुत बड़ी है, इसमें सबके लिए प्यार है। लाला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो चुपचाप रजाई में घुसता है और बिट्टी और फूलमती दादी के बीच लेट जाता है। आ गया बेटा, रजाई को फर्क नहीं पड़ता कि तू जमींदार है या भिखारी, इसे बस ठंड का पता है। सो जा, यहाँ बहुत सुकून है। मैं हार गया दादी, मेरी रूई मुझे नहीं बचा पाई, तुम्हारी कतरनों ने बचा लिया। सच में स्वर्ग तो यहाँ है, तुम सबके बीच। ए लाला जी, रोना मत, मेरी रजाई गीली हो जाएगी। वैसे भी ये डिजाइनर पीस है।
सब जोर से हंस पड़ते हैं। हंसी की लहर रजाई के एक कोने से दूसरे कोने तक दौड़ जाती है। 2 साल बाद गांव फिर से बन गया है। लाला धनीराम अब कम्युनिटी सेंटर चला रहा है। तो बच्चों, विज्ञान कहता है ऊन गर्म होता है, पर सुजानपुर का इतिहास कहता है एकता गर्म होती है। और ये देखिए वो महान रजाई इसमें लाला जी का कोट भी सिला है और शेरा की बनियान भी। रोशनी, 500 रजाई का ऑर्डर आया है शहर से। लिख लो, पर शर्त वही रहेगी, हर रजाई हाथ से बनेगी और हर रजाई के साथ एक कहानी मुफ्त मिलेगी। विमला, मैं सोच रहा हूँ बॉडी बिल्डिंग शुरू कर दूं, रमेश जैसी। रहने दो मोहन, तुम रजाई में छुपते हुए ही अच्छे लगते हो मेरे हीरो। उस एक रात ने सुजानपुर की तकदीर बदल दी। उस 10,000 फीट लंबी रजाई ने सिर्फ शरीर नहीं ढके बल्कि दिलों के फासले भी मिटा दिए। साबित हो गया कि जब सब साथ हो और एक दूसरे का सहारा बने तो -10 डिग्री भी सुहावना मौसम लगने लगता। रेतीले पहाड़ों का ये इलाका जितना खूबसूरत था, रहने के लिए उतना ही कठोर। सर्दियां आते ही यहाँ जीवन और मुश्किल हो जाता था। बाजार बहुत दूर था और ताज़ी सब्जियां तो जैसे सपना थी। आज रात भी किशोरी लाल के घर में खाने को लेकर एक मायूसी छाई थी। लो खा लो, वही आलू और चने की दाल है, और तो कुछ मिला नहीं राशन वाले की दुकान पर। दादी, मैं नहीं खाऊंगा, रोज रोज वही सूखे आलू, मेरा गला छिल जाता है। मुझे हरी सब्जी खानी है, वो लाल वाली गाजर खानी है। चिंटू बेटा, जिद नहीं करते, पापा शहर जाएंगे तो ले आएंगे, अभी जो है चुपचाप खा लो। कब लाऊंगा मीना? शहर जाने में ही पूरा दिन निकल जाता है और वहां से जो सब्जी लाओ वो घर आते आते मुरझा जाती है। पिछले हफ्ते जो गोभी लाया था वो तो रास्ते में ही खराब हो गई। यहाँ सोना मिल सकता है पर हरी सब्जी नहीं। ये जमीन का श्राप है राघव। यहाँ रेत में सिर्फ नागफनी और झाड़ियां उगती हैं। हमारे नसीब में ताजी रोटियां तो हैं पर ताजी सब्जी नहीं। तभी रेखा पानी का गिलास रखते हुए, बापूजी, शहर में तो लोग कह रहे थे कि अब ठंड और बढ़ेगी। अगर रास्ते बंद हो गए तो ये आलू प्याज आना भी बंद हो जाएगा, तब हम क्या खाएंगे? सुमन रसोई से बाहर आती है हाथ पोंछते हुए। सही कह रही है रेखा, रसोई में खड़े होकर मन ही नहीं करता कुछ बनाने का। न महक है न स्वाद। हमारे मायके में तो इस मौसम में खेतों में मेथी और पालक लहलहाते हैं, यहाँ तो बस रेत फाकते रहो। दीदी, कल के लिए तो प्याज भी खत्म होने वाले हैं। और ये पानी, रेत मिला पानी पी पी कर पेट खराब हो रहा है। कभी कभी लगता है हम सजा काट रहे हैं। कपड़े धो तो रेत नहीं निकलती, खाना बनाओ तो किरकिराहट नहीं जाती। वही मीना खिड़की से बाहर बंजर रेत को देखते हुए, रेत, सिर्फ रेत। पर मेरे बापू कहते थे धरती कभी बांझ नहीं होती, बस उसे प्यार और सही पोषण की जरूरत होती है। क्या सच में यहाँ कुछ नहीं उग सकता? मीना किसान की बेटी थी, उसने हार ना मानने का फैसला किया। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही वो घर के पिछले हिस्से में फावड़ा लेकर पहुंच गई, जहां रेत के टीले थे। दीदी, इतनी सुबह सुबह आप यहाँ क्या कर रही हैं? और ये रेत क्यों खोद रही हैं? अंजलि, मैं यहाँ एक छोटा सा खेत बनाऊंगी, हम खुद अपनी सब्जियां उगाएंगे। दीदी, आपको ठंड लग गई है क्या? ये रेत है, उपजाऊ मिट्टी नहीं। इसमें पानी डालो तो पी जाती है, बीज डालो तो जल जाता है। यहाँ कुछ नहीं उगने वाला। तभी पड़ोस से चाची रामवती गुजर रही थी। उन्होंने मीना को रेत खोदते देखा तो बाड़ के पास रुक गईं। अरे ओ मीना, ये क्या कर रही है बहू? रेत में सोना ढूंढ रही है क्या, या दिमाग पे ठंड चढ़ गई है? सोना नहीं चाची, सब्जी उगाने की कोशिश कर रही हूँ। सब्जी इस रेत में? अरे सावित्री, अपनी बहू को समझा, शहर से आई है, इसे पता नहीं कि यहाँ नागफनी के सिवा कुछ नहीं उगता। क्यों व्यर्थ में पसीना बहा रही है? अरे मीना, छोड़ ये सब, लोग बातें बना रहे हैं, अंदर आ जा। माँ जी, लोग तो बातें बनाएंगे ही, पर जब थाली में हरी सब्जी होगी तब यही लोग खाने भी आएंगे। करने दो सावित्री, शौक है, 2-4 दिन में उतर जाएगा। बहू, जिद अच्छी है पर यह पहाड़ है, यहां पत्थर पिघल सकते हैं पर रेत में फूल नहीं खिलते। मीना ने हार नहीं मानी। उसने रेत में क्यारियां बनाई और बीज डाल दिए।
लेकिन जैसा सबने सोचा था वही हुआ। नन्हे पौधे निकले तो सही, लेकिन तेज धूप और पानी न रोक पाने वाली रेत के कारण वे 2 दिन में ही जलकर खाक हो गए। भाभी, मैंने कहा था ना, ये मेहनत बेकार है। नहीं राजू, कमी जमीन में नहीं, मेरे तरीके में है। मुझे मिट्टी चाहिए, असली काली उपजाऊ मिट्टी। सुनिए, आप आज शहर जा रहे हैं ना? वापसी में मेरे मायके वाले गांव से होकर आइएगा और वहां से काली मिट्टी की बोरियां ले आइएगा। शाम को जब राघव और सोहन गाड़ी में मिट्टी भरकर लाए तो पूरा मोहल्ला तमाशा देखने जमा हो गया। अरे देखो भाई देखो, लोग शहर से टीवी फ्रिज लाते हैं, किशोरी काका के लड़के मिट्टी ला रहे हैं। लगता है अब मिट्टी के लड्डू बनेंगे। अरे किशोरी काका, अनाज कम पड़ गया क्या? अरे भाई, सुना है इनकी बहू रेत में खेत बना रही है। लगता है पूरे परिवार पर सनक सवार हो गई है। अरे किशोरी, बहुओं को गहने चाहिए होते हैं, तुम्हारी बहू को मिट्टी चाहिए? क्या जमाना आ गया है। हंसने दो इन्हें। जिस दिन हमारी थाली में हरी सब्जी होगी उस दिन इनकी हंसी बंद हो जाएगी। विनोद, राजू, जल्दी आओ, इन बोरियों को पीछे आंगन में उतारो, अब असली काम शुरू होगा। सुमन, रेखा, फावड़े उठाओ, हमें इस रेत को खोदकर हटाना होगा और उसकी जगह ये मिट्टी भरनी होगी। दीदी, ये गोबर और घास नीचे क्यों बिछा रही हो? और ये मिट्टी तो बहुत भारी है, कमर टूट गई। हिम्मत मत हारो सुमन, ये नीचे वाली परत स्पंज का काम करेगी। ये पानी को सोख कर रखेगी और पौधों की जड़ों को ठंडक और नमी देगी। रेत पानी को रोक नहीं पाती, लेकिन यह मिश्रण रोकेगा। बस आज की मेहनत है, फिर देखना कैसे हरियाली आएगी। दिन रात की मेहनत के बाद खेत तैयार हुआ। खेत में खाद, काली मिट्टी और मीना की तकनीक का जादू चला। 1 महीने बाद नन्हे पौधे लहलहाने लगे, लेकिन मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई थी। एक दिन अचानक मौसम बदला और तेज रेतीली आंधी चलने लगी। भैया, भाभी, बाहर देखो, बवंडर उठ रहा है, रेत उड़ रही है, नन्हे पौधे तब जाएंगे। नहीं, इतनी मेहनत बेकार नहीं जाने दूंगी। चलो सब लोग, हमें उन्हें बचाना होगा। पूरा परिवार बाहर दौड़ पड़ा। हवा इतनी तेज थी कि खड़े रहना मुश्किल था। उन्होंने अपनी चादरों, पुरानी साड़ियों और लकड़ियों से पौधों के चारों तरफ एक घेरा बनाना शुरू किया। ये रेत तो आंखों में घुस रही है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आंखों की फिक्र मत करो मोहन भैया, बस पौधों पर रेत नहीं जमनी चाहिए, इसे झाड़ते रहो। अंजलि, वो कोना पकड़ो। आंधी रुकी, लेकिन मुश्किलें नहीं। अब ठंड का प्रकोप शुरू होने वाला था। बहू, तुमने आंधी से तो बचा लिया, लेकिन आज रात पाला गिरने वाला है। तापमान बहुत कम होगा, ये कोमल पत्तियां बर्फ बन जाएंगी। हम हार नहीं मानेंगे काका। सब लोग पुरानी बोरियां और प्लास्टिक लाओ, हम इन पौधों के लिए छप्पर बनाएंगे। पूरा परिवार जो कभी मीना पर हंस रहा था, अब उसके साथ खड़ा था। रात भर जागकर उन्होंने पौधों को ढंका। सुबह जब सूरज निकला तो पॉली हाउस के अंदर एक नई दुनिया आबाद थी। कुछ हफ्तों बाद वही रेतीला आंगन हरे रंग से रंगा था। मूली, पालक, धनिया और मेथी की खुशबू हवा में घुली थी। ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। माँ, देखो वो लाल लाल क्या है? वो टमाटर है बेटा, और नीचे देखो, जमीन के अंदर से सफेद मूली झांक रही है। सावित्री खेत के बीच खड़ी होकर अपने आंचल से आंसू पोंछती है। हे भगवान, मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस रेत में बिता दी, पर कभी नहीं सोचा था कि यहाँ मेरे आंगन में धनिया महकेगा। मीना, तू बहू नहीं, साक्षात अन्नपूर्णा है। अरे भाई, ये देखो, शहर की मूली तो सूखी लकड़ी जैसी होती है। ये देखो, कितनी रसीली और मोटी है। ये असली सोना है। उस शाम रसोई से जो खुशबू उठी, उसने पूरे घर को महका दिया। सावित्री और बहुओं ने मिलकर ताजी मेथी के पराठे और आलू पालक की सब्जी बनाई। अरे ये खुशबू, बरसों हो गए ऐसी महक लिए। मीना, इसमें थोड़ा घी और डाल दे, आज तो भूख दोगुनी हो गई है। भाभी, खुशबू से ही भूख बढ़ गई है, जल्दी परोसो, अब सब्र नहीं हो रहा। अगली सुबह किशोरी लाल के घर के बाहर गांव वालों की भीड़ जमा हो गई। वही लोग जो कल तक मजाक उड़ा रहे थे, आज थैले लेकर खड़े थे। किशोरी काका, वो सुना है आपकी बाड़ी में बहुत अच्छी पालक हुई है। हाय राम, ये तो सच में जादू हो गया।
मीना बहू, ये तूने कैसे किया? मैंने तो अपनी पूरी उम्र में यहाँ रेत के सिवा कुछ नहीं देखा। क्या मुझे थोड़ी मेथी मिलेगी? आज कढ़ी बनाने का मन है। भाभी जी, शहर वाली सब्जी तो 2 दिन में सड़ जाती है। मुझे 1 किलो ताज़ी मूली दे दीजिए और वो धनिया भी डाल देना, बड़ी अच्छी महक आ रही है। सबको मिलेगा। रेखा, तराजू लाओ। सुमन, तुम ताजी मेथी तोड़ो। भोला, उस दिन तो तुम कह रहे थे कि मिट्टी के लड्डू बनेंगे। आज वही मिट्टी सोना उगल रही है। गलती हो गई काका, मान गए आपकी बहू को। ये तो अन्नपूर्णा है। बहन मीना, क्या तुम मुझे भी सिखाओगी? मेरे घर के पीछे भी थोड़ी जगह खाली है। मेरे बच्चे भी हरी सब्जी को तरसते हैं। जरूर बहन, ये धरती सबकी माँ है। अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो पूरा गांव हरा भरा हो जाएगा। वाह, ऐसा स्वाद तो कभी आया ही नहीं। इसमें रेत की नहीं, हमारी मेहनत की खुशबू है। सच में भाभी, आज पेट भरा है और मन भी। देखते ही देखते मीना का वो छोटा सा आंगन एक मंडी बन गया। लोग शहर जाने की बजाय अब मीना के घर आते। किशोरी, तुम्हारी बहू ने सिर्फ सब्जी नहीं उगाई, उसने इस पूरे गांव की सोच बदल दी है। देखो, अब सुरेश भी अपने छत पर गमले लगा रहा है। हाँ हरिया, पहले हम सोचते थे कि हम बदकिस्मत हैं जो रेत में रहते हैं। आज मीना ने साबित कर दिया कि किस्मत हाथों की लकीरों में नहीं, माथे के पसीने में होती है। राघव जी, आज की बिक्री देखिए। अगर हम एक पक्का ग्रीन हाउस बना लें तो हम गर्मियों में खीरे और ककड़ी भी उगा सकते हैं। गांव वाले भी मांग रहे हैं। तुम जो कहो मीना, तुम हमारी गृह लक्ष्मी हो और हम सब इनकी सेना। हंसी ठिठोली गूंज उठी। जो परिवार कभी एक हरी मिर्च के लिए तरसता था, आज वो पूरे इलाके को पोषण दे रहा था। संघर्ष खत्म हो चुका था और एक नई स्वावलंबी सुबह की शुरुआत हो चुकी थी।